नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव, आपका अपना लीगल एडवाइजर। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम बात करने वाले हैं सरफेसी एक्ट 2002 के बारे में। दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसने बैंक या फिर एनबीएफसी से सिक्योर्ड लोन ले रखा था दोस्तों, और ऐसे में कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने उस बैंक और एनबीएफसी के पास अपने मकान, अपने जमीन या फिर अपने प्लॉट का जो प्रॉपर्टी का जो पेपर्स है एज अ कोलेट्रल के तौर पर, बंधक के रूप में, एज अ सिक्योरिटी के तौर पर बैंक और एनबीएफसी के पास रखा था दोस्तों, और उसके अगेंस्ट में उस व्यक्ति ने क्या लिया? सिक्योर्ड लोन ले लिया दोस्तों। अब हुआ क्या? आगे चलकर उस व्यक्ति ने उस बैंक और एनबीएफसी के द्वारा जो भी ईएमआई बनाई गई थी उसको डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। एक ईएमआई डिफॉल्ट हुई, 2 ईएमआई डिफॉल्ट हुई, 3 ईएमआई डिफॉल्ट हुई दोस्तों, और टोटल 90 या फिर 92 दिन हो गए। तो ऐसे में होता क्या है, जब 92 दिन या फिर 3 महीने हो जाते हैं, उसके बाद बैंक और एनबीएफसी आरबीआई के गाइडलाइंस के मुताबिक अथोराइज्ड या फिर एम्पावर्ड हो जाती है कि वो आपके लोन अकाउंट को एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में घोषित या फिर क्लासिफाइड कर दी दोस्तों, और वो आपके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई या फिर लीगल एक्शन लेने के लिए वो एम्पावर्ड हो जाती है, उनको एक शक्ति प्राप्त हो जाती है दोस्तों। अब हो क्या रहा है? अब आजकल हमारे जो भी सिक्योर्ड लोन के जो भी डिफॉल्टर्स हैं, उनको बैंक और एनबीएफसी के द्वारा सरफेसी एक्ट 2002 में 13(2) की नोटिस और 13(4) की नोटिस भेजी जा रही है दोस्तों। और ऐसे में कहीं ना कहीं हमारे जो लोन के डिफॉल्टर्स, जो कर्जधारी हैं, वो बहुत ही बुरी तरीके से परेशान हो गए हैं दोस्तों, बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं दोस्तों। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, यदि एक व्यक्ति है जिसने होम लोन लिया है दोस्तों, और वह व्यक्ति उसी घर में रहता है, और उसी घर को लेकर उस व्यक्ति को एक 13(2) की नोटिस या फिर 13(4) की नोटिस आ गई दोस्तों। अब ऐसे में हुआ क्या? वह व्यक्ति बहुत घबरा गया, वह व्यक्ति बहुत टेंशन में आ गया कि अब क्या होगा। 13(2) की नोटिस आ गई, फिर बाद में 13(4) की नोटिस आई। उस नोटिस को लाकर उस व्यक्ति के घर पे स्टिक कर दिया गया, चिपका दिया गया कि भैया अब ये प्रॉपर्टी संपत्ति हम अपने कब्जे में लेंगे, इसका फिजिकल पोजीशंस भी ले लेंगे, इसका सिंबॉलिक पोजीशन भी हम ले लेंगे। अब इस प्रॉपर्टी संपत्ति को हम बेचकर, इसका ऑक्शन नीलामी करके, हम जो भी अमाउंट बाकी है, जो पैसे पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, उसकी हम रिकवरी करेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार की बातें जब उस लोन डिफॉल्टर के दिमाग में आता है दोस्तों, वो काफी डर जाता है, काफी टेंशन, काफी तनाव में आ जाता है दोस्तों। उसको डर लगने लग जाता है कि क्या लगता है कि अब मैं रोड पे आ जाऊंगा, अब जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे बूढ़े माता पिता हैं, या फिर मेरी जो वाइफ है, हम सब के सब क्या अब रोड पे आ जाएंगे? अब ऐसे में मैं क्या करूं? वो काफी घबरा और काफी वो घबरा जाता है, काफी वो चिंतित हो जाता है दोस्तों, जब उसको 13(2) की नोटिस या फिर 13(4) की नोटिस उसके घर पे लाकर चिटका दिया जाता है, स्टिक कर दिया जाता है दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं कि कैसे इस प्रक्रिया को रोका जाए, इसमें कैसे ऑब्जेक्शन लगाया जाए, मैं क्या करूं कि ये प्रक्रिया कुछ समय के लिए स्थगित या फिर रुक जाए, जिससे कि मैं पैसे की व्यवस्था कर सकूं और बकाया राशि का भुगतान कर सकूं दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर्स में हम इसी के बारे में डिटेल्ड में विस्तार में चर्चा करेंगे कि यदि आपको बैंक और एनबीएफसी के माध्यम से या फिर उनकी लीगल टीम के माध्यम से आपको सरफेसी एक्ट 2002 में आपको 13(2) की नोटिस आ गई या फिर आपको 13(4) की नोटिस आ गई दोस्तों, तो ऐसे में किस प्रकार से, कैसे इस प्रक्रिया को हम रोके, इसमें अपना ऑब्जेक्शन लगाए और बैंक से कैसे हम कुछ समय मांगे दोस्तों। यदि बैंक और एनबीएफसी के द्वारा ये जो प्रक्रिया की जा रही है, सरफेसी एक्ट 2002 में जो कानूनी कार्रवाई की जा रही है, यदि यह गलत है, इलीगल है, यदि बैंक गलत तरीके से हमारे ऊपर ये कानूनी कार्रवाई कर रही है, तो इसके खिलाफ में हम कहां पर अपील करें, इसको कैसे चैलेंज करें, इस प्रक्रिया को हम कैसे रोकें दोस्तों, इसके बारे में आज हम डिटेल्ड में और विस्तार में चर्चा करेंगे दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, आइए लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक जो कर्जधारी, जो लोन का डिफॉल्टर होता है ना दोस्तों, जिसने अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, प्लॉट का जो पेपर्स गिरवी के तौर पर, कोलेट्रल के तौर पर, बंधक के रूप में बैंक और एनबीएफसी के पास रखा है ना दोस्तों, उसकी कोई ना कोई एक मजबूरी है दोस्तों।
वो किसी न किसी विषम परिस्थिति से गुजर रहा है, इस कारण से उस व्यक्ति ने लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट कर दिया दोस्तों, लोन की ईएमआई को उसने मिस कर दिया। हो सकता है कि उस व्यक्ति के साथ में कुछ ऐसी घटना घट गई हो जो उसके कंट्रोल में ना हो दोस्तों, और उस रीजन की वजह से उसकी कमाई पूरी तरीके से ठप हो गई हो दोस्तों। उसके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई हो, उसका जॉब लॉस हो गया हो, या फिर उसके व्यापार में, काम धंधे में नुकसान हो रहा हो दोस्तों। तो इन सब रीजन और कारण की वजह से वह व्यक्ति लोन की ईएमआई को रेगुलर मैनर में नहीं भर पा रहा है दोस्तों, और वो आगे चलकर लोन का डिफॉल्टर हो गया, और उसके खिलाफ में बैंक और एनबीएफसी ने सरफेसी एक्ट 2002 में कार्रवाई करना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों आइए जरा समझते हैं कि यदि बैंक और एनबीएफसी ने आपको सिक्योर लोन के केस में यदि आपको 13(2) की नोटिस भेजी है, तो इस 13(2) की नोटिस का मतलब क्या होता है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, 13(2) की नोटिस जब आपको आती है तो बैंक और एनबीएफसी आपको 60 दिन का 60 डेज का आपको समय और टाइम देते हैं कि भैया आप इस बकाया राशि का भुगतान कर दीजिए। दोस्तों 13(2) की नोटिस का मतलब हुआ कि डिमांड लीगल नोटिस दोस्तों 13(2) की नोटिस का मतलब हुआ कि डिमांड लीगल नोटिस। इसमें बैंक और एनबीएफसी आपसे डिमांड करती है कि भैया जो भी पूरा अमाउंट बाकी है इस पूरे अमाउंट का भुगतान करिए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, वैसे तो होना क्या चाहिए कि जो भी 3 ईएमआई बाउंस हुई है उसका पैसा लीजिए, और जो भी अकाउंट आपका एनपीए में घोषित या फिर कैटेगराइज हो गया है उसको रेगुलर अकाउंट में कन्वर्ट करवा लीजिए, ऐसा होना चाहिए। और कुछ बैंक ऐसा प्रस्ताव, ऐसा ऑफर कुछ बैंक देती भी है कि आप 3 ईएमआई भरकर आप जो आपका लोन अकाउंट एनपीए में कैटेगराइज होगा उसको रेगुलर अकाउंट में कन्वर्ट करवा लीजिए और कंटिन्यूअसली आगे ईएमआई को भरते रहिए दोस्तों। लेकिन बैंक और एनबीएफसी बहुत सारी इस प्रकार का प्रस्ताव देती नहीं है, और वो क्या कहती है कि भैया पूरे पैसे भरिए, पूरे पैसे भरिए, क्योंकि वो पावर में है, उनके पास आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, ठीक है। तो वो अधिकतर वो ये कहते हैं कि भैया जो भी है पूरा अमाउंट भरिए। हम डिमांड करते हैं, हम आपको डिमांड लीगल नोटिस भेजते हैं कि जो भी अमाउंट बाकी है उस पूरे अमाउंट का भुगतान करिए। तो दोस्तों आपको 60 दिन का आपको समय मिल जाता है दोस्तों। अब दोस्तों होता क्या है कि यदि आपको ऐसा लग रहा है कि 13(2) की जो नोटिस है वो गलत तरीके से भेजी गई है, या फिर उन्होंने जो भी डिमांड नोटिस में जो भी अमाउंट कोट किया है, जो अमाउंट रखा है कि भाई इतने पैसे आपको देने हैं, यदि उसका जो कैलकुलेशन, जो वर्किंग है, अगर वो गलत है, अगर आपने इतनी ईएमआई भरी है बट बैंक कहती है कि नहीं इतनी ईएमआई बाकी है, उसमें इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है, ब्याज पेनाल्टी का जो कैलकुलेशन, अगर वो गड़बड़ है, ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है, या फिर बैंक और एनबीएफसी के माध्यम से जो 13(2) की जो नोटिस भेजी गई है वो गलत तरीके से भेजी गई है, वो इलीगल है, गैर कानूनी है, अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आप उसके खिलाफ में आप बैंक और एनबीएफसी के पास आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं, रिप्लाई फाइल कर सकते हैं दोस्तों। तो आप उसमें रिप्लाई ऑब्जेक्शन फाइल करें दोस्तों। या फिर आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है बट आपको कुछ समय की जरूरत है, कुछ आपको टाइम की जरूरत है दोस्तों, तो आप बैंक और एनबीएफसी के पास फिर भी आप रिप्लाई एक फाइल करें दोस्तों। अपनी समस्या, अपनी दिक्कत से आप उनको अवगत करवाइए, उनसे कुछ समय की आप मांग करिए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, जब आप उनको रिप्लाई देंगे, जब आप उसके अंदर ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे, तो बैंक और एनबीएफसी को सेक्शन 13(3)(a) के तहत उनको आपके ऑब्जेक्शन में, आपके रिप्लाई में उनको उसका जवाब आपको उनको देना होगा विद इन 15 डेज दोस्तों, 15 दिनों के अंदर दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, अगर उन्होंने 15 दिन के अंदर यदि कोई रिप्लाई आपको दे दिया, ठीक है, आपको जवाब दे दिया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वो कानूनी तरीके से वो चल रहे, ठीक है, फिर आगे आपको वो 13(4) की नोटिस भेजेंगे दोस्तों। लेकिन अगर उन्होंने 15 दिनों के अंदर आपको रिप्लाई जवाब नहीं दिया, तो आपके पास एक ग्राउंड बन जाता है कि आगे चल के यदि उन्होंने आपको 13(4) की नोटिस भेजी तो आप उसके खिलाफ में आप आगे जो हायर अथॉरिटी होती, जो अपीलेट जो अथॉरिटी होती, लाइक सपोज डीआरटी हो गया, या फिर डीआरएटी, या फिर हाई कोर्ट, या फिर सुप्रीम कोर्ट, आप यहां पे जाकर आप इसके खिलाफ, इस 13(4) की नोटिस के खिलाफ आप अपील और इसको चैलेंज और सेट असाइड की आप एप्लीकेशन, पिटीशन आप लगा सकते हैं दोस्तों। तो यहां पे मैंडेटरी है कि 13(3)(a) के तहत, इस सेक्शन के तहत बैंक और एनबीएफसी को आपके द्वारा फाइल किए गए ऑब्जेक्शन का जवाब 15 दिन के अंदर देना ही पड़ेगा दोस्तों। इस बात को आप नोट करें।
अब आगे क्या हुआ, फिर आगे चल के सपोज आपने पैसे नहीं दिए, आपका बैंक के साथ में सेटलमेंट नहीं हुआ, बातचीत नहीं हुआ, नेगोशिएशन समझौता नहीं हुआ दोस्तों, तो बैंक और एनबीएफसी आपको 13/4 की नोटिस भेजेगी। अब 13/4 की नोटिस का मतलब यह हुआ दोस्तों कि बैंक ये कह रही है कि भैया आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी, आपके मकान, प्लॉट, दुकान जो भी है उसके ऊपर हम फिजिकल पोजीशन लेने जा रहे हैं, उसके ऊपर हम सिंबॉलिक पोजीशन लेने जा रहे हैं दोस्तों। तो फिजिकल का मतलब क्या होता है कि उनके बैंक के जो भी अधिकारी होंगे वो आएंगे और आपको कहेंगे कि भैया पीसफुली, शांतिपूर्वक तरीके से प्रॉपर्टी संपत्ति से बाहर निकलिए, अब हम इसका फिजिकली कब्जा लेने जा रहे हैं। तो वो अपना लॉक और ताला मारेंगे। यदि वो सिंबॉलिक पोजीशन लेना चाहेंगे तो वो आके पहले क्या करेंगे, आपके दरवाजे पे, आपके वॉल, दीवार पर वो एक नोटिस चिपका के जाएंगे। इसको बोलते हैं सिंबॉलिक पोजीशन, ठीक है। तो ये 13/4 की कार्यवाही, इसे कहते हैं दोस्तों 13/4 की कार्यवाही, ठीक है। 13/4 की नोटिस, इसमें वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी संपत्ति को अपने कब्जे में लेते हैं। उसके बाद यदि आपने इसका विरोध नहीं किया, इसमें कोई आपने आगे कुछ आपने एक्शन नहीं लिया, इसको आपने रोका नहीं दोस्तों, तो वो क्या करेंगे, संपत्ति प्रॉपर्टी को वो ऑक्शन के लिए जाएंगे दोस्तों, नीलामी के लिए जाएंगे और आपकी संपत्ति प्रॉपर्टी को वो ऑक्शन करके, नीलाम करके जो भी अमाउंट बाकी है उसकी वो रिकवरी करेंगे दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति रूम, प्रॉपर्टी, संपत्ति को पीसफुली, शांतिपूर्वक तरीके से यदि खाली नहीं करता है तो बैंक और एनबीएफसी उसके खिलाफ में वो जो डिस्ट्रिक्ट के जो मजिस्ट्रेट होते हैं, डीएम साहब के पास वो सेक्शन 14 में एप्लीकेशन लगाएंगे, या फिर वो क्या करेंगे, सपोज अगर कोई सिटी या फिर शहर है तो वहां पे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साहब के पास वो क्या करेंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे और वहां से ऑर्डर निकालेंगे कि इस संपत्ति, इस प्रॉपर्टी का हमें फिजिकली, इसका हमें पोजीशन दिलाया जाए दोस्तों। तो उसमें क्या होगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब या फिर डीएम साहब ऑर्डर करेंगे कि पुलिस बल के साथ में जाइए या फिर प्रशासनिक जो भी अधिकारी है उनका सहयोग लेते हुए इस संपत्ति, इस प्रॉपर्टी को खाली कराकर बैंक और एनबीएफसी को इसका कब्जा दिलवाया जाए। इस प्रकार का ऑर्डर बैंक और एनबीएफसी, डीएम और जो भी मजिस्ट्रेट साहब होंगे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब होंगे, वहां से ऑर्डर कराकर लाएंगे। यदि आप पीसफुली, शांतिपूर्वक तरीके से यदि आप उस संपत्ति, उस प्रॉपर्टी को यदि आप उसका कब्जा खाली नहीं करते हैं तो दोस्तों, यदि आपको लग रहा है कि ये जो कार्यवाही चल रही है 13/2 की नोटिस, 13/4 की नोटिस, यदि यह गैर कानूनी है, गलत तरीके से है, ठीक है, आपको प्रॉपर नोटिस नहीं भेजी गई, आपकी बात को सुना नहीं गया, आपके ऑब्जेक्शन में रिप्लाई नहीं दिया गया दोस्तों, ठीक है, आपके साथ में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं किया गया, ठीक है, इनका जो भी कैलकुलेशन था, इंटरेस्ट का जो भी था, पेनाल्टी का, या फिर जो भी ईएमआई इनकी बाकी थी, उसमें कुछ गड़बड़ी थी, तो दोस्तों इसके खिलाफ में आपको आवाज उठाना चाहिए, इसके खिलाफ में आपको आगे जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। यदि इन्होंने डीएम साहब से ऑर्डर भी निकाला है या फिर इन्होंने आपको 13/4 की नोटिस भी भेजी है, तो यदि ये सब गलत है पूरा, तो इसके खिलाफ में आपको आगे जाना चाहिए दोस्तों। अब आगे कहां जाएंगे, इसके लिए दोस्तों आपको जाना है डीआरटी, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में आपको जाना चाहिए दोस्तों, और वहां पे जाके आपको सेक्शन 17 में आपको पेटिशन, आपको एप्लीकेशन आपको लगानी चाहिए, और जो भी आपके साथ में गलत हो रहा है उसके बारे में आपको वहां पे बताना चाहिए आपके वकील के माध्यम से, या फिर आप वहां पे जाइए और वहां पे बढ़िया अच्छे से आप आर्ग्यूमेंट करिए, और ये जो कार्यवाही हो रही है इसको सेट असाइड या फिर इसमें स्टे लेने का आप प्रोसेस करवाइए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, यदि डीआरटी में भी आपको कोई रिलीफ, कोई सहायता नहीं मिलती है तो उसके खिलाफ में आप आगे डीआरएटी, डेब्ट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल में भी आप अपील कर सकते हैं दोस्तों। तो डीआरटी के ऊपर का जो अथॉरिटी है वो है डीआरएटी, डेब्ट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल दोस्तों। तो वहां पे भी आप इसके डीआरटी के खिलाफ में आप वहां पे भी अपील कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपको यहां से भी रिलीफ नहीं मिला दोस्तों तो आपको जाना है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में आपको जाना है दोस्तों, वहां पे आपको एक रीट पिटीशन आपको फाइल करना है अंडर आर्टिकल 226 दोस्तों, और वहां पे आपके साथ में जो भी इनजस्टिस हुआ उस इनजस्टिस के बारे में, आपके फंडामेंटल राइट्स का जो वायलेशन किया गया, ठीक है, आपके साथ में जो गलत हुआ, ठीक है, जो ये गैर कानूनी तरीके से जो भी प्रक्रिया की गई दोस्तों, आपको बकायदा आपको नोटिस नहीं दिया गया, आपके ऑब्जेक्शन में रिप्लाई फाइल नहीं किया गया दोस्तों, ठीक है, इसके संबंध में आपको
ऑनरेबल हाई कोर्ट में आपको दोस्तों अंडर आर्टिकल 226 आपको रिट पिटीशन आपको फाइल करना है दोस्तों। आप वहां से भी आप इस सरफेसी एक्ट 2002 की कार्यवाही में आप स्टे ले सकते हैं, इसको सेट असाइड करवा सकते हैं। यदि डीआरटी ने कोई ऑर्डर इशू किया होगा, डीआरएटी ने कोई ऑर्डर दिया होगा, तो आप उसको भी स्टे करवा सकते हैं दोस्तों हाई कोर्ट के माध्यम से दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, ये पूरी प्रक्रिया थी सरफेसी एक्ट 2002 की। तो यदि आपने कोई सिक्योर लोन ले रखा है, आपने अपने मकान, दुकान, प्लॉट के पेपर्स या फिर उस चीज को गिरवी रखा है, तो दोस्तों ऐसे में कहीं न कहीं सरफेसी एक्ट 2002 के तहत कार्रवाई की जाती है और बैंक और एनबीएफसी के द्वारा कम से कम समय में इस कार्रवाई को पूरा करते हुए आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी को वो अटैच कर सकते हैं, उसका ऑक्शन कर सकते हैं दोस्तों, उसको कब्जे में ले सकते हैं। क्योंकि ये सरफेसी एक्ट जो 2002 जो बना है ना दोस्तों, ये बैंक और एनबीएफसी के लिए ही बना है कि जल्द से जल्द कम से कम समय में बिना कोर्ट कचहरी जाए ये बैंक वाले आसान तरीके से अपने बकाया राशि की वसूली कर सके दोस्तों। ये सरफेसी एक्ट 2002 इनके लिए ही बनाया गया है कि इनको ज्यादा परेशानी ना हो, इनको कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटना पड़े और कम से कम समय में विद इन 6 मंथ दोस्तों, 6 महीने के अंदर ही ये अपने बकाया राशि की वसूली कर सके। जो भी संपत्ति, प्रॉपर्टी गिरवी के तौर पर, बंधक के रूप में, कोलेट्रल के तौर पर उनके पास रखी गई है, उसको बेचो, उसकी नीलामी, उसका ऑक्शन करो और बकाया राशि की वसूली करो दोस्तों। तो ये थी पूरी प्रक्रिया डियर फ्रेंड्स। तो दोस्तों, यदि आपके पास पैसे नहीं है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप 13(2) की नोटिस में प्लीज आप उसमें अपना रिप्लाई फाइल करें। आप बैंक और एनबीएफसी से आप समय और टाइम मांगिए, अपनी दिक्कत, अपनी समस्याओं से उनको अवगत करवाइए। यदि उनकी कार्यवाही गलत है तो उसके खिलाफ में आप आगे जाइए दोस्तों, क्योंकि ये मैटर बहुत सीरियस है। ये सिक्योर्ड लोन का मामला है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आपको चुप नहीं बैठना है दोस्तों, नहीं तो आप अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति से आप हाथ धो बैठोगे दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया दोस्तों, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। यदि कोई भी डाउट से, कोई भी समस्या आ रही दोस्तों आपके साथ में, यदि आपको 13(2) की नोटिस आ रही है, 13(4) की नोटिस आ रही है और यदि आप उसमें काफी परेशान हैं कि आगे क्या किया जाए, रिप्लाई ऑब्जेक्शन कैसे फाइल किया जाए दोस्तों, तो उसके लिए मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ दोस्तों। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा लीगल हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों, आप उस पर मुझे कॉल करिए या फिर आप उसी नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपके हेल्प करने के लिए यहाँ पे सदैव तत्पर रहूंगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।